करना अभी स्टार्ट करो, माइक ओपन कर लो। हाँ हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब आप फ्लाइट मोड में मत डालना, नहीं डालो और फिर वाईफाई ऑन करो, दोबारा करो। देखो बंद हो गया आपका वाईफाई। हाँ चलो, क्या Should I start? Good morning, everyone. I welcome you all to this webinar organized by GCC Government Girls College, Shahpura, Jaipur, under the patronage of our principal, Dr. Anamika Singh. Our keynote speaker today is Dr. Kusum Sharma, Associate Professor in Home Science. He is going to enlighten us on the topic health and nutrition, food, health and nutrition. Nutrition is a basic human need and a prerequisite for healthy life. A proper diet is essential from very early age of life for growth, development, and active life. Nutrition is the science that deals with all the various factors of which food is composed and the way in which proper nourishment is brought about. The average nutritional requirements of groups of people are fixed and depend on such measurable characteristics such as age, sex, height, weight, degree of activity, and rate of growth. Dr. Kusum Sharma, who has researched extensively on the topic and is going to cover all these areas in detail. I request her, without wasting any time, kindly to begin her presentation. Dr. Kusum Sharma. नमस्कार। नमस्कार, आज का मेरा वेबिनार का टॉपिक है फूड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग हेल्थ के बारे में जिक्र करना चाहूंगी मैं। पहला सुख निरोगी काया तथा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कहावत काफी पुरानी एवं प्रचलित होने के साथ साथ 100% सही है। स्वास्थ्य सभी के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य ही किसी भी प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से कुशलता पूर्वक कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को भी सरलता से सुलझा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति दुखी, खिन्न, क्रोधित, उदास, निराश एवं विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं एवं वेदनाओं से ग्रसित रहता है। स्वास्थ्य से अभिप्राय हमारा सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य से भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जब वह शांत चित्त, चिंता मुक्त, प्रसन्नचित्त तथा संयम से युक्त होकर संवेगात्मक सहनशीलता का गुण रखता हो। अगर हम देखें स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में, यदि हम जाने या समझें, तो एक साधारण व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ हो, मन एवं मस्तिष्क स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो तथा स्वस्थ वातावरण में रहता हो। इसी के साथ साथ
यदि WHO के अनुसार, जो WHO ने परिभाषित किया है स्वास्थ्य को, उसको हम इस तरह से मतलब परिभाषित कर सकते हैं, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। यानी कि हम ये ना कहें कि भाई हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ है मतलब ये नहीं कि खाली हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, बल्कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ जो है वो होने चाहिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ शरीर या मन ही वह अवस्था जिसमें कार्य अधिक कुशलता पूर्वक एवं सर्वोत्तम प्रकार से हो सके। स्वास्थ्य मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु वो इसे तभी प्राप्त कर सकता है जब वह प्रकृति के नियमों की पालना करने में समर्थ हो। और ये प्रकृति के नियम कौन से हैं? ये प्रकृति के नियम हैं स्वच्छ एवं ताजी हवा में सांस लेना, सूर्य का प्रकाश, ताप, प्रकृति भ्रमण, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम एवं कसरत करना, योग करना, तनाव रहित जीवन व्यापन करना और भरपूर मतलब ना साउंड स्लीप जो है वो या निद्रा लेना। स्वच्छ एवं स्वस्थ आदतें एवं शारीरिक स्वच्छता से संबंधित है। जहाँ तक स्वच्छता का प्रश्न है, स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, अपितु व्यक्ति का आंतरिक मन भी शुद्ध एवं स्वच्छ होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति निरोग एवं स्वस्थ रह सकता है। इसके लिए आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। यदि हम WHO के अनुसार के कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ देखें तो उसने अपने मतलब जो ना डेफिनेशन में प्रमुख रूप से 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। अगर हम फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक प्रमुख कंपोनेंट है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर के सभी बाहरी एवं आंतरिक अंगों का स्वस्थ एवं निरोग रहना तथा समन्वित होकर सक्रिय रूप से कार्य करना। अगर शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने से ही हमारा मन, आत्मा एवं मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहता है। फलतः कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति उत्साहपूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं व्यवहार पूर्वक किसी भी कठिन से कठिन कार्य को संपन्न कर लेता है। जब व्यक्ति बीमार रहता है तो उसे भूख नहीं लगती है, चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, नींद नहीं आती है, खिन्नता हो जाती है, काम करने में कोई भी मन नहीं करता है, व्यक्ति उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और क्रोधित रहने लगता है और दूसरे व्यक्ति भी उससे फिर बात करना नहीं चाहते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य हम कैसे पहचाने कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम स्वयं मतलब जो ना अपने अंदर उन चीजों को नोट कर सकते हैं कि ये सब चीजें अगर हमारी सही हैं तो हम स्वस्थ हैं। जैसे सबसे पहले ये है कि त्वचा के जो हमारी स्किन है वो धब्बे रहित होनी चाहिए, उसके अंदर एक चमक होनी चाहिए, झुर्रियां रहित होनी चाहिए, नाक, कान और आंखें दोष रहित हों तथा स्पष्ट रूप से कार्य करती हों। बाल रूखे नहीं बल्कि चमकदार होने चाहिए, खिले खिले हों। पाचन अंग ठीक से कार्य करते हों, खुलकर भूख लगती हो, दांत सफेद हों, चमकदार हों और बनावट उनकी सही हो। सांसें जो हैं वो मीठी मीठी हों और उनके अंदर दुर्गंध ना हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कईयों के मुंह से मतलब जो ना बहुत स्मेल आती है, वो आती है पायरिया के कारण। तो अगर कुछ भी है अगर हमारे अंदर तो इसका मतलब ये हो गया कि बीमारी है वो। तो इसलिए हमारी सांसें भी कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। गहरी निंद्रा आती हो। श्वसन अंग है हमारे, जो परिवहन अंग है, मांसपेशियां हैं, व्यक्ति का नाड़ी संस्थान है, कंकाल तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, मूत्राशय एवं मलाशय स्वस्थ हो तथा ठीक से कार्य करते हो। शरीर के सभी आंतरिक अंग जो है वो रोग मुक्त हों एवं नॉर्मल साइज के हों, बड़े अथवा छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे लीवर बढ़ जाता है तो वो भी एक बीमारी की गिनती में आता है। तो इसलिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं जिनका जो नॉर्मल साइज है वही साइज जो है वो होना चाहिए, वो बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए। हमारी पल्स रेट,
ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये भी सब जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। हाइट वेट भी जो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स बने हुए हैं ICMR के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब हाइट वेट भी जो है व्यक्ति का होना चाहिए। और शरीर का बाहरी एवं आंतरिक अंग में समन्वय होना चाहिए। शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से सामान्य तरीके से अगर सरल गति से संपन्न होती है तो इसका मतलब ये समझिए आप कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी आती है इसमें मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो 101% आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, और यदि फिजिकल हेल्थ अगर खराब है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मानसिक रूप से भी आदमी जो है वो अस्वस्थ रहता है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित ही वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में अधिकांश लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। वर्तमान युग में भीड़भाड़ वाली जिंदगी से व्यक्ति एकदम अकेला एवं स्वयं में केंद्रित होकर रह गया है। दिन प्रतिदिन मानवीय मूल्यों जो मूल्य हैं उनका भी जो है ह्रास होने से व्यक्ति को निराशा, अकेलापन, असंतोष, उत्तरदायित्वों की कमी, धन की बढ़ती चाहत इत्यादि ने जन्म ले लिया है। इससे व्यक्ति अशांत, निराश, चिंताग्रस्त, परेशान एवं मानसिक रूप से बीमार एवं रोगग्रस्त हो गया है। निरंतर नए ज्ञान एवं तकनीकी के विकास के साथ साथ मानव में भी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ गई है, तथा मानव न रहकर एक मशीन की भांति कार्य करने में जुटा हुआ है, जिसका दुष्परिणाम सामने है। मानसिक अस्वस्थता की प्रॉब्लम भी आजकल दिन पर दिन मतलब जो है वो बढ़ती जा रही है। मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ कब माना जाता है? जब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शांत, संतुष्ट, प्रसन्न एवं हमेशा ही आनंदित रहता हो। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वयं के ऊपर आत्मनियंत्रण रहता है। वे संवेगों का गुलाम नहीं होता है कि 2 मिनट में कोई बात हो गई तो रोने बैठ गया, डर गया, ईर्ष्या हो गई, चिंता हो गई, तनाव हो गया। इन सब चीजों से वो दूर परे रहता है। सरलता से इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छी तरह से समायोजन कर लेता है। आजकल ये समायोजन की प्रॉब्लम भी दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो एकल परिवार में रहने के कारण भी कुछ परिवार मतलब जो है वो टूटते जा रहे हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता होती है। समस्या को शांत चित्त होकर सुलझाने का प्रयास करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बदलते वातावरण के साथ आसानी से स्वयं को समायोजित कर लेता है, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी दूसरों को परेशान नहीं करता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। ये नहीं कि मैं खुद तो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हूँ और दूसरों के ऊपर मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के उनको भी मतलब मेंटल टेंशन दे रहा हूँ। ऐसा कार्य वो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कभी नहीं करता है। उसके बाद में आता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य से तात्पर्य ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता है। उसे अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार बनाता है, और स्वस्थ परिवार से ही स्वस्थ समाज, राज्य एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए समाज का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उस समाज तथा वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। अस्वच्छ अगर जगह है, आदतें गलत है, मानसिकता लोगों की गलत है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादी हैं या रूढ़िवादी परंपराओं से घिरे हुए हैं, अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा इत्यादि से सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव उस समाज में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति समाज के साथ अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, साथ ही समाज के साथ समायोजन नहीं कर
नहीं कर पाता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति में संतोषप्रद, तृप्तिदायक, दीर्घकालीन मित्रता करने की क्षमता होनी चाहिए, तो व्यक्ति जो है वो सामाजिक माना जाता है। व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने की, सफलतापूर्वक निर्वाह करने की भी रुचि होनी चाहिए। व्यक्ति समाज में रहते हुए आनंदित, सुख, चैन एवं उल्लास पूर्वक जीवन यापन करता हो तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। समायोजन करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए और उसका व्यवहार जो है वो मधुर होना चाहिए। अब ये तीन की तो बात हमने मतलब WHO के अनुसार जो था, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो उसके कंपोनेंट्स थे उनके बारे में जिक्र किया हमने, पर इसके साथ साथ ही आजकल जो नवीन रिसर्च चल रही है उसके अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ को भी जोड़ने का इसके साथ चल रहा है। अभी तक तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पूर्ण स्वास्थ्य के साथ नहीं जोड़ा गया है, परंतु वर्तमान समय में आध्यात्मिक स्वास्थ्य की अत्यंत आवश्यकता है। इसे भी स्वास्थ्य की परिभाषा में जोड़ने का प्रयास चल रहा है। अध्यात्म का संबंध शुद्ध मन या आत्मा से है। आत्मा और मन ही हमें बुरे कार्यों को करने से रोकती है और अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। सभी प्रकार के धार्मिक कार्य या सभी धर्म आत्मा की शुद्धि एवं शांति के लिए होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इस नश्वान संसार में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति, महान सत्ता वाली अप्रकट शक्ति है जो हमारे मन, आत्मा एवं सारी क्रियाकलापों पर नियंत्रित करती है। इसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता तक भी नहीं हिल डुल सकता। इसलिए उस अदृश्य अप्रकट शक्ति की पूजा आराधना आवश्यक है। आज इस पर अनेकों खोजों की जा रही है तथा इसके परिणाम भी पॉजिटिव में आ रहे हैं कि मन, आत्मा एवं शरीर में एक संबंध है जो सभी प्रकार की क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। इस तरह योग, व्यायाम, धार्मिक अनुष्ठान, वेद मंत्र इत्यादि से कई प्रकार के गंभीर रोगों को ठीक किया जा सकता है। अतः मनुष्य के पूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ गुण मतलब होने चाहिए। वो गुण है रोगों का अभाव, स्फूर्ति, स्वस्थ मानसिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण, निर्भीकता, संयोग करने की भावना, मित्रतापूर्ण व्यवहार, संतुलित आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण, दूसरों के साथ समायोजन की क्षमता, सदैव प्रशंसित रहना, परेशानियों से नहीं घबराना, तनावों एवं चिंताओं से मुक्त रहना, सहनशीलता, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जो है गुण है जो कि व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। बात बात पर क्रोधित जो है वो नहीं होना चाहिए। कार्य करने की तत्परता, धैर्यवान एवं संयमित रहना और निर्णय लेने की क्षमता, ये भी बहुत एक अहम मतलब पॉइंट इसके अंतर्गत आता है। अब हमने यहाँ पर ये सारी पूरी स्वास्थ्य के बारे में बात की। अब यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम निरोगी नहीं रहे, और तो उसके लिए क्या करना है, हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन जो है वो अत्यंत ही आवश्यक है। और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। और भोजन में भोज्य तत्वों की कमी से व्यक्ति कुपोषित एवं रोगी हो जाता है, जिसके कारण उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, जिसका दुष्परिणाम न केवल उस व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है, बल्कि परिवार, समाज एवं राष्ट्र को भी क्षति सहन करनी पड़ती है। अब मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी वो स्लाइड्स जो है वो दिखा देती हूँ। महेश जी, क्योंकि भोजन भी अपना अहम रोल जो है वो अदा करता है हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए, क्योंकि भोजन के अंदर मतलब जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व जो होते हैं ये हमारे आहार के अंदर, प्रतिदिन के आहार के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक भी यदि पोषक तत्व की कमी
एक भी यदि पोषक तत्व की कमी अगर हो जाती है तो फिर मतलब जो ना हमारे अंदर उसकी ज्यादा कोई भी पोषक तत्व, सपोज प्रोटीन है, अगर वो ज्यादा हो जाता है या फैट ज्यादा हो जाता है या प्रोटीन कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं और हम रोग युक्त पाए जाएंगे। नेक्स्ट। आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। बोलो बोलो, आ रहा। चौथे नंबर की स्लाइड निकाल लो, आपके प्रिंट आउट दिए थे ना उसमें। आ रहा है ना, कैसे नहीं आ रहा? ठीक। अब सबसे पहले हम लोग जो है वो भोजन के बारे में बात करते हैं। भोजन, भोजन यानी फूड। फूड जो है वो कोई भी खाद्य मटेरियल होता है जो कि हमारी वृद्धि, विकास एवं शरीर के मेंटेनेंस के अंदर हेल्प करता है। और कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो हम जो हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मतलब जो ना वो हमारे शरीर के अंदर हेल्प करता है। What food does it the body does through the nutrient it contains. The body utilizes these nutrients to grow and keep healthy and strong. है ना? तो ये जो है वो ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में है। फिर न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन का क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी यूटिलाइजेस फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड हेल्दी लिविंग। A science of food and relationship to health and concerned with the part played by food factor in body growth, development and maintenance. Nutrition जो है, पोषण क्या है? पोषण है, nutrition is the combination of process by which the living organism receives and uses the food material necessary for growth, maintenance of function and repair of component parts. Objective of nutrition to promote, आगे पीछे हो गए स्लाइड्स में, नेक्स्ट करो शो। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन शो करो। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्डिंग and repairing of tissues and cells damaged by infection and injuries। यानी कि जो पोषण हम लेते हैं ये पोषण हमारे शरीर को मतलब जो ना शरीर की वृद्धि में, विकास में, उसको मतलब इसकी जो भी टूट फूट होती है कोशिकाओं की, उन कोशिकाओं की मतलब जो ना रिपेयरिंग करने में, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस ऊर्जा उत्पन्न करने में, और जो भी कोई इन्फेक्शन होता है या डेफिशिएंसीज होती हैं उनके डिसऑर्डर्स को रिमूव करने के अंदर हेल्प करता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। जो भी हम आहार जो हम लेते हैं वो दो प्राप्ति के साधन, यानी दो प्राप्ति के साधन है आहार के। एक तो है प्राणिज जगत से और दूसरा है वनस्पति जगत से, यानी कि फूड ऑफ प्लांट्स ओरिजिन एंड फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये तो इसका क्लासिफिकेशन ये जो है इसकी ओरिजिन के हिसाब से हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका है केमिकल्स के अनुसार, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है उसके अनुसार, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। फिर क्लासिफिकेशन है मतलब जो ना उसके क्या जो प्रीडोमिनेंट फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग भी फूड को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। तो पहला जो है वो एनर्जी सप्लाइंग फूड्स, यानी कि जो हमको ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं वो। फिर दूसरा है उसके अंदर हमारे सीरियल्स यानी कि सारे अनाज आ जाएंगे, शुगर्स आ जाएंगी, जितने भी रूट्स के जड़ वाली सब्जियां होती हैं वो सारे आ जाएंगे, ट्यूबर्स, फैट्स एंड ऑयल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं वो, तो उसके अंदर प्रोटीन प्रोडक्ट्स आते हैं सारे, तो उसमें मिल्क, मीट, पोल्ट्री की चीजें, एग है, फिश है, पल्सेस हैं, ग्राउंडनट्स हैं, ये सब आ जाएंगी। और फिर तीसरा है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फूड, तो इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क आता है, क्योंकि मैक्सिमम हमको जो मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के द्वारा जो है वो मिलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है फूड सोर्सेज, यानी हमें भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उन सोर्सेज के अकॉर्डिंग भी इसको मतलब जो है ना बांटा गया है। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सीरियल्स एंड मिलेट, लेग्यूम्स, ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मीट, फिश, एग और दूध, वसा एवं तेल,
नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं सारे, ये जो भी हमारे ये काजू किशमिश बादाम वगैरह जो आते हैं, या ऑयल सीड्स हैं जैसे कि तिल है, सरसों है ना, तो सोयाबीन है, इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। फिर शुगर एंड जैगरी, और फिर जो है स्पाइसेस एंड अदर्स। अब न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है हमारे शरीर के अंदर कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के हो सकते हैं, और ये हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं। और ये केमिकल सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम फूड बाय द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, कम से कम लगभग 50 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते हैं, जो कि हमको भोजन के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। ईच न्यूट्रिएंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, सबके अपने अपने जो है वो कार्य हैं, और कोई भी भोज्य पदार्थ अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर एक या एक से अधिक जो है वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बहुत की मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वो है प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों आ जाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के माना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, परंतु ये उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां वगैरह होती हैं, तो ये अधिकतर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और अधिकता के कारण ही होती है। तो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स, वेट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द बॉडी। आप किस उम्र के हैं, क्योंकि हर उम्र के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती है। वेट के अकॉर्डिंग फीमेल मेल की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर भी आप मध्यम परिश्रमी हैं, आप अत्यधिक परिश्रमी हैं, या आप नॉर्मल मतलब एक्टिविटी अगर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब जो है वो सबके अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। हर किसी व्यक्ति के खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है, और जो कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमको 4 किलो कैलोरीज मतलब जो है वो मिलती है। और बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट लगभग 50 से 60% तक मतलब टोटल कैलोरी इंटेक है उसका पार्ट जो है वो ये पूरा करता है। अगर हम एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये फिर फैट में कन्वर्ट होकर हमारी स्किन के नीचे एडिपोज की तरह जो है वो जमा, टिश्यू की तरह जो है वो जमा हो जाता है। इसका फंक्शन मेनली एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी, यूजफुल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सर, इसके सोर्सेज क्या हैं? मेनली स्टार्च के अंतर्गत तो सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स आ जाएंगे। शुगर के अंदर व्हाइट शुगर, हनी, ग्लूकोज वगैरह आ जाएगा। और सेल्यूलोज के अंदर इनडाइजेस्टिबल कंट्रीब्यूट्स टू डाइटरी फाइबर्स, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं जो कि हमारा मतलब जो कॉन्स्टिपेशन होने से रोकते हैं और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, वो इस सेल्यूलोज से ही हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए लगभग 60 से 250 ग्राम, एडोलेसेंट के लिए 400 ग्राम, और एक पुरुष के लिए 300 से 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट इसके अंतर्गत होती है। प्रोटीन भी बिल्डिंग मटेरियल है बॉडी का, क्योंकि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाओं की टूट-फूट होती है, स्किन है जैसे कि मतलब मसल्स हैं, ब्रेन है, ब्लड है, स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, बोन है, बॉडी फ्लूइड्स है, ये सब मतलब जो ना प्रोटीन के द्वारा ही एक तरह से कह सकते हैं कि बनता है, या इन सब चीजों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ना। और प्रोटीन लगभग हमारे शरीर का जो टोटल वेट है उसका 20% पार्ट जो है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन जो है एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, रेगुलेट हीमोग्लोबिन,
क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है और हीमा जो है आयरन है। तो हीमा आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन के मिलने से ही हीमोग्लोबिन का निर्माण शरीर के अंदर होता है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही अत्यंत आवश्यक भोज्य पदार्थ है और ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स और जो भी सेक्रेशंस है, एंजाइम्स का सिंथेसिस है, डाइजेस्टिव जूसेस और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन जो है, उन सब के अंदर मतलब हमको हेल्प करता है और रेगुलेट करता है। एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज हमको प्रोवाइड करता है, परंतु हम प्रोटीन को अपने बॉडी के अंदर सेव करके रखते हैं, जिससे कि मतलब जब कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं मिल रहा है उस समय प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दे, और मेनली हम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। प्रोटीन के मेन 2 सोर्सेज हैं, एक तो प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन, उसके अंतर्गत मिल्क, एग, मीट, फिश, चीज, ये सब चीजें आ जाएंगी, और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन के अंदर पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, जितनी भी फलियां वगैरह आती हैं अपने, नट्स है, सोयाबीन है, इन सब चीजों के अंदर प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट। फैट्स जो है वो भी बताना जो है कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कोलेस्ट्रोलजेनिक, दैट इज दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। प्रोटीन का क्या फंक्शन है? फैट प्रोवाइड्स एनर्जी। 1 ग्राम फैट से हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। इसका मतलब फैट को हमने कंसंट्रेट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो माना है। डाइटरी फैट सप्लाइज एसेंशियल फैटी एसिड्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। दे मेंटेन अवर ब्लड टेम्परेचर। फैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मेनी ऑर्गन्स इन अवर बॉडी सच एज हार्ट, किडनीज, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। क्योंकि इन सभी जो ऑर्गन्स हैं, इनके बाहर फैट एक्यूमुलेट होकर इनको एक भारी आवरण जो है वो प्रदान करता है, जिससे कि कोई भी भारी आघात जो है, ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इन तक जो है वो ना पहुंचे और ये डैमेज होने से बचे। फैट के सोर्सेज भी हैं, एनिमल सोर्सेज हैं, जो कि घी, जैसे हम लोग घी यूज करते हैं, बटर है, फैट ऑफ मीट, फिश ऑयल वगैरह हैं, ये एनिमल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और वेजिटेबल सोर्सेज के अंतर्गत ग्राउंडनट ऑयल है, जिंजर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कॉटन सीड्स हैं, नट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। अगर फैट ज़्यादा मात्रा में अगर हम खाते हैं तो इससे ओबेसिटी हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाई इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट से होता है। कभी कभी ये स्टडीज ने ये भी शो हुआ है कि ज़्यादा फैट अगर खाते हैं तो कोलन और इंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को, मैन को 20 से 60 ग्राम और वुमन को 20 से 40 ग्राम डेली मतलब जो ना फैट लेना चाहिए, इससे ज़्यादा फैट जो है वो नहीं लेना चाहिए। फिर है विटामिन्स जो हैं, ये भी मतलब जो ना बहुत कम मात्रा में हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं, परंतु मतलब ये हमें हमारे टिश्यू बिल्डिंग मटेरियल की तरह जो है वो कार्य करते हैं। दे डू एक्ट एज कैटलिस्ट इन मैनी बॉडी केमिकल रिएक्शंस and are necessary for normal metabolic function, growth and health of the human body. They are required in very small amount but are important for our growth and development. They make enzymes which help to progress our body's chemical reaction. They should be regularly consumed as their deficiency can lead to disease such as night blindness. जैसे विटामिन ए की कमी अगर होगी तो रतौंधी या रात को जो है वो नहीं दिखना, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। स्कर्वी है, पेलेग्रा है, ये सब होते हैं। और विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो ए, डी, ई एंड के होते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी होते हैं। मिनरल्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इन वेरिंग अमाउंट, एक्ट एज ए को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म। क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। फ्रॉम पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टिश्यूज सच एज बोन्स, टीथ एंड नेल, ब्लड, नर्व्स एंड मसल्स, vital to physical and mental development. They also help
protect the body against infection. Meat, fish, milk, cheese, green leafy vegetable, and legumes provide most of the minerals needed by the body. A balanced diet is defined. Next कर दो. Next balanced diet पे ले आओ. A balanced diet is defined as one which contain a variety of food in such quantities and proportions that the need for energy, amino acid, vitamins, minerals, fat, carbohydrates, and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality, and general well-being, and also makes small provisions for extra nutrient to withstand short duration of leanness. A balanced diet is the accepted means to safeguard a population from nutritional deficiency. यानी कि हमको संतुलित आहार जो है वो करना चाहिए, नहीं मत करना चाहिए जो जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, नहीं ये अधिक मात्रा में होने चाहिए, ना ही ये कम मात्रा में जो है वो हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए. जो हमारे आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डाइटरी अलाउंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग मतलब जो है ये होने चाहिए. अब कुछ डाइटरी गोल्स हैं जो कि मतलब जो ना WHO के ने रिकमेंड किए हैं, वो हैं डाइटरी फैट शुड बी लिमिटेड टू अप्रोक्सीमेटली 15 to 30% ऑफ डेली इनटेक ऑफ एनर्जी. Saturated fat should contribute no more than 10% of total energy intake. Remaining fats required should replace by the unsaturated fat. क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं. एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि पतला बारीक आटा जो है वो कम यूज करना चाहिए, चोकर सहित आटा वगैरह यूज करना चाहिए. Some amount of carbohydrate rich in natural fiber should be taken. Sources rich in energy such as fats and alcohols should be avoided. Salt intake should not increase more than 5 grams per day. Protein should at least 15 to 20% of total energy intake. Junk foods such as colas, ketchup है, ये आजकल जो चल रहा है चलन, जैसे पास्ता है, पिज्जा है, बर्गर है, ब्रेड्स हैं, तरह तरह की, ये सब जो है मतलब इन लोगों इन सब का यूज जो है वो नहीं करना चाहिए. अब अंत में मैं आपसे बस एक 4 लाइनें कहकर अपनी बात को यहीं पर मतलब जो है वो खत्म करना चाहूंगी. एवरी डे इज ए न्यू डे, ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू लिव हेल्थियर, happier and stronger. Make full use of every day and you will see the result in yourself. Thank you. Thank you, ma'am, for such a well-researched, detailed presentation with a new perspective on physical, mental, social, and spiritual health, elucidating every point with the help of slides so beautifully. This was an interesting, informative, and a beneficial discourse on food, nutrition, and health. I thank you very much, ma'am. And I also thank our principal, ma'am, all the faculty members, and my student participants. I also take this opportunity to thank Mr. Mahesh Taylor and Mr. Ravindra Shekhawat for the technical support to this webinar. I wish you all a very nice day. Thank you all. Thank you. बहुत अच्छा था, डिटेल था, बल्कि यही काफी लंबा था.